तो हे गाइस, मार्शल पीक के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें बेड के ऊपर हमेशा की तरह बैठी हुई दिखाई देती है डिसाइपल गर्ल, जो कि नजर रखे हुए होती है यांग काई के ऊपर, क्योंकि वो तो वापस से अपने काम पर लग चुका था। लेकिन ये बात डिसाइपल गर्ल के साथ साथ सभी लोगों के लिए सोचने वाली थी। यांग काई गर्ल जो कि इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, आखिर आज वो एकदम नॉर्मल होके अपना काम कैसे कर रहा है। ये तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक रात में ही मिरेकल हो गया हो। यांग काई एकदम ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि कल उसके साथ में कुछ भी ना हुआ हो। और इंजरीज तो मानो उसके शरीर से गायब ही हो चुकी थी। जहां पर यांग काई पूरे फोकस के साथ में अपने काम पर लगा हुआ था, वो झाड़ू लगा रहा था। जिस मोमेंट पर तभी एक बंदा काफी सारा सामान लेकर आ रहा था सामने की तरफ, लेकिन वो जिस वाहन में रख के उस सामान को ला रहा था वो हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल। इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में है वो सामने से हट जाओ, रास्ता खाली कर दो वरना तुम्हें भारी चोट लग जाएगी। उस गाड़ी को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वैसा कर नहीं पाता। जहां पर सामने मौजूद होता है यांग काई, जिससे वो गाड़ी टकरा जाती है। लेकिन यांग काई ने केवल अपने एक ही हाथ की मदद से उसको रोक लिया था, जिसकी वजह से वो जो बंदा सामान को लेकर आ रहा था वो कहने लगता है कि क्या तुम अंधे हो? जब मैं इतने जोरों से चिल्ला रहा था कि सामने से हट जाओ, फिर तुम सामने से क्यों नहीं हटे? लेकिन वो जैसे ही देखता है कि ये तो है यांग काई, उससे पूछता है कि वैसे ये चीज तुमसे टकराई थी, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई? लेकिन यांग काई तो एकदम नॉर्मल और ठीक ठाक दिखाई दे रहा था। जो नजारा देखकर तो डिसाइपल गर्ल भी शॉक हो जाती है। वो कहने लगती है कि इस बंदे के साथ में इतना बड़ा व्हीकल टकरा गया, लेकिन अगर इसको जरा सी भी चोट नहीं आई और ये तो एकदम ही ठीक है। यांग काई ऐसा बंदा है जिसने पूरे 3 सालों में एक भी बार ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन क्या उसने अचानक से ही केवल एक रात के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर लिया? आखिर ऐसा होना पॉसिबल भी कैसे है? यांग काई इसकी हेल्प करने लगता है सामान को रखवाने के लिए, जिससे कि वो बंदा यांग काई को बताने लगता है कि मैं काफी ज्यादा लेट हो रहा था, मुझे ये सारी की सारी डिलीवरी पहुंचानी है एल्डर मैंगे के पास में समय रहते, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे उनकी गुस्से वाली डांट सुननी पड़ेगी। यांग काई कहने लगता है कि क्या तुम उन्हीं एल्डर मैंगे के बारे में बात कर रहे हो जो कि बिलोंग करते हैं कंट्रीब्यूशन हॉल से? जो बात सुन के वो बंदा कहने लगता है कि क्या तुमने कभी भी लिंगजियाओ पैविलियन के अंदर किसी और एल्डर मैंग के बारे में सुना है? इसका मतलब तो यही है ना कि मैं उन्हीं के बारे में ही बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं हर महीने इसी दिन ही बहुत ही ज्यादा बिजी रहता हूँ। चलो दोस्त, बाद में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, क्योंकि देखो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। यांग काई से कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ। तभी अब यांग काई को इस बात का रियलाइज होता है कि आज तो असल में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को एक्सचेंज किया जाएगा सेक्ट के अंदर। इसी वजह से यांग काई के लिए भी अच्छा होगा कि उसे भी यहाँ से जाना होगा कंट्रीब्यूशन हॉल के अंदर। जिसके बाद फिर हम काफी सारे डिसाइपल्स को आते और जाते हुए देख पाते हैं कंट्रीब्यूशन हॉल में, जहाँ पर सारा का सारा जिम्मा होता है एल्डर मैंग का। जिस हॉल से जैसे ही अब वहाँ से कुछ लड़कियाँ जाने लगती हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि ये जो एल्डर मैंग है वो काफी छिछोरा किस्म का बंदा है। वो जाती हुई लड़कियों को ऐसे ताड़ रहा था जैसे कि उसने कभी भी देखी ना हो। यहाँ तक कि वो तो चिल्लाते हुए भी कहता है कि यहाँ पर आते रहना बच्चों। उसकी तो निगाहें वहाँ से हट ही नहीं रही थी। वो अपने रिएक्शंस कुछ ऐसे देने लगता है जैसे कि उसको परम सुख का आनंद हो गया हो। जिस मोमेंट पर तभी इसकी खुशी में बाधा डालने के लिए आ जाता है एक डिसाइपल, जो कि एल्डर मैंग से अपने पॉइंट्स को एक्सचेंज कराता है और यहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर अब सामने से आ रहा होता है यांग काई, जो कि जैसे ही उसके बगल से होकर गुजरता है तो उसके धन की पोटली नीचे गिरने वाली थी। वो तो यांग काई होता है जिसने उसके धन की पोटली को नीचे गिरने से बचा लिया था। लेकिन वो जो डिसाइपल होता है वो यांग काई के हाथ को पकड़ लेता है और उसी के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगता है कि तुम तो मेरे धन को चोरी करने वाले थे। वैसे भी यांग काई के बारे में जानता था कि ये कितना ज्यादा कमजोर बंदा है, इसी वजह से वो उसके ऊपर रौब झाड़ते हुए ये कहने लगा था कि तुम जैसे छोटे मोटे डिसाइपल की आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी हरकत करने की? जो बात सुनते हुए यांग काई उससे कहने लगता है कि देखो दोस्तों, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि मैं तो आपका ये पॉकेट आपको ही वापस देने वाला था। वो तो अच्छा हुआ जो कि मैंने इनको नीचे गिरने से बचा लिया। जो बात सुन के वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं 3 साल का कोई छोटा बच्चा हूँ जो कि मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा? एक तो तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो, ऊपर से मेरी बात को भी नहीं मान रहे हो। देखो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे सामने अपना सर झुकाकर मुझसे माफी मांग लो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और यहाँ से आराम से जाने भी दूंगा। जो बात सुन के अब तो यांग काई को भी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम मेरे ऊपर सरासर गलत इल्जाम लगा रहे हो। वो डिसाइपल कहता है कि अब क्योंकि तुम अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो इसकी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर लगाने होंगे लिंगजियाओ पैविलियन के नियमों को, जो लगाने की वजह से तुम जानते ही हो कि चोरी करने की तुम्हें क्या सजा दी जाएगी। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें अपनी कुछ स्किल्स को दिखाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से ही सजा दे सकूं। जो कि जैसे ही यहाँ पर अटैक करने वाला होता है यांग काई के ऊपर, तो इस बंदे से भी टकरा जाता है एक छोटा सा स्टोन, जिससे कि ये भी आ चुका होता है अपने घुटनों पर। जो नजारा देख के यांग काई कहने लगता है कि क्या वाकई में लिंगजियाओ पैविलियन की सीक्रेट स्किल है
है लोगों के सामने अपना सर झुकाना। वो बंदा उठने की भी कोशिश कर रहा था लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। जो बात तो यांग काई को भी समझ में नहीं आती कि अचानक से आकर इसको हो क्या गया, जिसकी वजह से वो बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि एल्डरमैन क्या ये तुमने किया, क्योंकि पहले भी तुम इस लड़के को बचा चुके हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम इस लड़के को हमेशा मुझसे बचा नहीं पाओगे। लेकिन एल्डरमैन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता, क्योंकि असल में तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तब ये वो डिसाइपल उठता है और ये कहने लगता है यांग काई से कि तुम बस अब केवल यहीं पर ही थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर से लूंगा। जिसकी तुरंत ही बाद अब वो यहाँ से लंगड़ाते हुए जाने लगता है। यांग काई सोचने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदा ऐसा निकलेगा। जिसके बाद अब यांग काई पहुंच जाता है हॉल के अंदर, जहाँ पर वो देखता है कि एल्डरमैन तो घोड़े बेचकर सोया हुआ था, मानो जैसे उसे तो किसी की परवाह ही ना हो। यांग काई यहाँ पर आते ही उसका शुक्रिया अदा करने लगता है उसकी हेल्प करने के लिए। यांग काई इससे कहता है कि वैसे देखो मैं यहाँ पर अपने पॉइंट्स की मदद से तुम्हारे कुछ ट्रेजर्स को खरीदने के लिए आया हूँ। जो बात सुन के एल्डर कहने लगता है कि बच्चे जरा वास्तविकता में जीना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से कुछ भी खरीद पाओगे। बेहतर यही होगा कि तुम आगे के लिए अपने पॉइंट्स को बचा के रखो, तो मैं 100 साल का हो जाऊंगा और टपक जाऊंगा। जो बात सुन के यांग काई कहता है कि लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इस पवेलियन के अंदर 100 साल और जियोगे। एल्डरमैन उससे कहता है कि बच्चे मैंने तो कभी भी तुम्हें ऐसी बातें करते हुए सुना भी नहीं था। लेकिन जो यांग काई होता है उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है खाने के लिए। एल्डरमैन बताता है कि देखो मेरे नियमों के हिसाब से तुम्हारे एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट की कीमत होगी 10 चांदी के सिक्कों के बराबर। बाकी के लोग तो अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को खर्च करते हैं सीक्रेट मैनुअल को खरीदने के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए तो असल में यही काफी है। यांग काई उनको उठा लेता है तो एल्डरमैन उनसे कहने लगता है कि ये बात तो तुम्हें भी पता है कि तुम हाल फिलहाल में अच्छी जिंदगी को जी नहीं पाओगे। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम अभी तक लिंजियाओ पवेलियन में टिके क्यों हो। असल में बात क्या है, आखिर वो रीजन कौन सा है जिसकी वजह से तुम अभी तक यहाँ पर हो। तो यांग काई इसको चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारे झूठ को सुनने के लिए यहाँ पर हूँ। जिसकी वजह से एल्डरमैन गुस्से में आ जाता है और वो भगा देता है यांग काई को। चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम दोबारा से मेरे सामने मत आ जाना। जहाँ से जब यांग काई भागते हुए जा रहा था तो फिर तभी आते हुए हम देख पाते हैं डिसाइपल गर्ल को, जिन दोनों की ही एक दूसरे के ऊपर नजर भी पड़ी होती है। एल्डरमैन ने अपने जूते को मारा होता है यांग काई को, जिसको पकड़ लिया था डिसाइपल गर्ल ने। और अब डिसाइपल गर्ल एल्डरमैन से ये कहने लगती है कि शायद आप यांग काई की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। एल्डरमैन कहने लगते हैं कि मैं उस बच्चे के लिए जितना कर सकता हूँ मैं उससे ज्यादा ही करता हूँ, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि वो कितना ज्यादा मेहनत करता है। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है यांग काई को सिटी में जाते हुए, जहाँ पर वो सिटी के अंदर अलग अलग नजारों को देखते हुए जा रहा था। तभी हम एक दुकान के अंदर देख पाते हैं एक मजदूर को, जो कि एक भारी भरकम बोरे को रखने वाला था, लेकिन वो फिसल कर नीचे गिरने वाला था। इस मोमेंट पर उसको गिरने से और उसके बोरे को गिरने से बचा लिया होता है यांग काई ने। यहाँ तक कि उसने तो बड़ी ही आसानी के साथ में उस बोरे को सही जगह पर रख भी दिया था। और वो बंदा एक्चुअली में होता है यांग काई का ही रिलेटिव, जहाँ की लेडी यांग काई से कहने लगते हैं कि तुम्हारे लिए राइस को रेडी कर दिया है। उसकी आंट उससे कहती है कि यांग काई डिनर को करते ही जाना, लेकिन यांग काई कहता है कि मुझे अभी कुछ और भी काम है, इसी वजह से मुझे जल्दी निकलना होगा। लेकिन यांग काई को तभी कुछ अजीब सा फील होता है, इसी वजह से वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चावल ठीक नहीं है। अंकल ही उससे कहते हैं कि क्या सच में कहीं ये वजन में कम तो नहीं है। यांग काई कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ये नॉर्मल से ज्यादा वजनी लग रहे हैं। इसकी वजह से अंकल ही की डाउट और ये बताती है कि उसने कुछ पुराने चावलों को भी मिला दिया था। आंट उससे कहते हैं कि देखो अगर वो ज्यादा भी है तो वो तुम्हारे लिए ही है। यांग काई कहता है कि देखिए मैं जब भी आता हूँ आप हमेशा ही मुझे ज्यादा ही देती हो, मुझे इस बात से जरा सा भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से आपका नुकसान होता होगा। अंकल ही उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं बच्चे, हम तुम्हें जो भी प्यार से देते हैं उसको रख लिया करो। लेकिन तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं हम प्यार से नहीं रखेंगे, जो कि असल में होता है खरीदार। और वो एक शिकायत को लेकर आया था, उसने यांग काई की चावल की बोरी में लात मार दी होती है। इसकी वजह से तो यांग काई को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि तभी वो बंदा ये कहने लगता है कि सुनो मिस्टर ही, तुम्हारी ये जो चावल है वो काफी जहरीले हैं। असल में तो ये चाल होती है उस बंदे की अंकल ही को फंसाने की। वो मोटू सा बंदा कहने लगता है कि जरा देखो तो मेरे भाई को, वो पहले काफी स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन तुम्हारे चावल खाने के बाद अब देखो जरा उसकी हालत को, ये कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है, जबकि इसने खुद ही अपने भाई को मारकर झुका दिया था। वो मोटू कहने लगता है कि अब तो मेरा भाई ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। मिस्टर ही कहने लगते हैं कि आपको जरूर से कोई ना कोई गलत फहमी हो गई होगी। वो मोटू कहता है कि नहीं नहीं, ये कोई गलत फहमी नहीं है, बल्कि ये तो सारी की सारी गलती है तुम्हारी। अगर मेरे भाई ने तुम्हारे टॉक्सिक राइस को ना खाया होता तो उसकी ऐसी हालत नहीं हुई होती। वो जैसे ही मिस्टर ही को मारने वाला था तो उसके सामने आ जाता है यांग काई, जिसकी वजह से वो मोटू नीचे गिर जाता है और उसके धन की पोटली नीचे भी गिर जाती है। जो पोटली उसको काफी जानी पहचानी सी नजर आ रही थी।
मोटू यांकाई से कहता है कि अब तुम कौन हो और आखिर मुझसे चाहते क्या हो। मिस्टर ही कहने लगते हैं कि देखिए सर, मेरे राइस में कोई भी खराबी नहीं है, जरूर से आपके भाई ने कुछ और ही खा लिया होगा जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन अगर किसी भी वजह से ये मेरी गलती है, मैं आपके भाई का सारा इलाज कराने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आपके पास में पैसे की कोई कमी है तो आप मुझसे पैसा ले सकते हो। जो बात सुन के वो मोटू कहता है कि क्या तुमने हमें कोई भिखारी समझ के रखा है? हम दोनों भाइयों का नाम पूरी सिटी में काफी फेमस है। जो बात सुन के यांकाई सोचने लगता है कि अगर वाकई में ये बात पैसों की नहीं है तो आखिर ये लोग अंकल ही से चाहते क्या है। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर आ जाता है वही बंदा जिसका छोटा सा मसला हो गया था यांकाई से और उसने उससे माफी भी नहीं मांगी थी। जो बात सुन के वो मोटू कहने लगता है कि अब आकर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिसकी असल में नजर होती है अंकल ही की बेटी के ऊपर। तभी फिर यांकाई को याद आता है कि अभी उसने इस मोटू के पास में जो पैसों की थैली देखी थी वो तो असल में होती है उसी घमंडी बंदे की। इसके साथ में उसकी मुलाकात हुई थी कंट्रीब्यूशन हॉल के सामने। यांकाई को इस बात पर शक होने लगता है कि जरूर से इन दोनों का कोई न कोई कनेक्शन होगा। वो कहता है कि चलो देखते हैं आखिर ये लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं।